हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, रहिए भी। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखिए। आपके भी अब सारे एग्ज़ाम और जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके जैसे समय निकलता जाएगा वैसे सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो आपको अभी अच्छे से पढ़ाई करना है। अब आप डिले मत करिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया, नहीं पढ़ाई की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की। 5-5 चैप्टर ऑलमोस्ट सब में हो चुके हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को शुरू से देखना स्टार्ट करिए। नोट्स बनाइए सेल्फ की, पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक बात ये ध्यान रखिए कि आपके पास पढ़ने के लिए एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स, चाहे वो आपके पास बुक, और चाहे वो जो नोट्स आपको मेरे द्वारा मिल रही है, आप उसको वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर लिंक दिया गया वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो तीनों में से कोई एक सोर्स आपके पास ज़रूर पढ़ने के लिए होना चाहिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी देखेंगे, चैप्टर 5 की स्टार्टिंग करेंगे। 5 चैप्टर मैंने आपको पूरा कवर, 5th चैप्टर आपके पूरे कवर हो चुके हैं। हिंदी का सिलेबस छोटा था, ये लास्ट चैप्टर है हिंदी का, ये लास्ट चैप्टर है। दिसंबर में हिंदी ओवर कर दूंगी मैं, और दिसंबर में संस्कृत भी ओवर कर दूंगी। कॉन्टिन्यूस मैं ऐसे की क्लास लेके, ताकि 25 नंबर के 2 पेपर आपके मैं ओवर कर दूंगी। बाकी के से 6 सब्जेक्ट जो है वो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में होंगे, क्योंकि मार्च तक पेपर जब आपका 6 मंथ कंप्लीट होगा, वही लास्ट फरवरी कंप्लीट होगा, तो मार्च में पेपर होगा आपका। तो जैसा भी रहेगा हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको हिंदी और संस्कृत हम कवर करवाएंगे 2 आपका, बाकी हम फिर धीरे धीरे करके आपको सब कुछ करवाएंगे। पढ़ते रहिए, कोशिश करिए, मैथ को ज़्यादा लगाइए। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, स्वागत कर रही हूँ हमारे चैनल शालिनी क्लासेस में। अगर आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। शालिनी क्लासेस नाम है, 5000 सब्सक्राइबर वहाँ पर हैं, और तिरंगे कलर का SC का लोगो लगा हुआ है, तो आपको पहचानने में आसानी होगी। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने फीडबैक भी ज़रूर क्लास के बाद देते हुए जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6 जो मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ, वहाँ पर लेखन शिक्षण की कुछ विधियाँ हैं। आपने भी बहुत कुछ पढ़ा, अब यहाँ पर कुछ ऐसी विधि हैं, तरीके हैं जिसमें आपको लिखना सिखाना है बच्चों को, कि कैसे आप छोटे बच्चों को लिखना सिखा रहे हो, कैसे छोटे बच्चे लिखना सीख रहे हैं, कैसे उनको सिखाया जाता है। वही विधियों के बारे में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया जाएगा। ये चैप्टर ये कह सकते हैं कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न 2 नंबर के लिखने वाले बनते हैं। जो 2 नंबर के प्रश्न आपको आएंगे वो आपको इस वाले चैप्टर से ज़्यादा आएंगे। सारे चैप्टरों में बहुत बहुमूल्य चैप्टर है ये, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, पूरा एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ समझ में आएंगी। चैप्टर का नाम है लेखन शिक्षण की विधियाँ। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेखन शिक्षण का अर्थ, उनका उद्देश्य, उनका गुण, उनकी विधि प्रविधियाँ, ये पूरा टॉपिक हमें यहाँ पर देखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। दिया है यहाँ पर, आधुनिक समय में व्यक्ति अपने मनोभाव का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से 2 रूपों से करता था। आधुनिक समय हो या कैसा भी समय रहा हो, एक व्यक्ति अगर अपनी बात को, अपने मनोभावों को किसी के सामने प्रकट करना चाह रहा है तो 2 ही तरीके थे। एक वो बोल कर करता था जिसको हम मौखिक भाषा कहते थे, और एक वो लिख कर करता था जिसको हम लिखित भाषा कहते थे। आज भी हम इसी तरीके से कार्य करते हैं, जैसे कि इस समय मैं आपको हर एक चीज़ मौखिक तौर पर बोल कर बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों भाषा हम हमेशा से खुद भी प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। आगे आइए। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। जब आप 2 लोगों से आमने सामने बात करते हैं तो आपको एक ध्वन्यात्मक रूप मतलब ध्वनि सुनाई देती है, वॉइस सुनाई देती है, और भाव भी आपको पता चलता है कि सामने वाला किस तरीके से, लोग हाथ हिलाते हुए बात करते हैं, कोई लोग आई टू आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, कोई लोग अलग अलग एक्सप्रेशन देके करते हैं, तो वो अपना एक अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जब हम मौखिक का यूज़ करते हैं तो ध्वनि निकलती है और भाव भी दिखते हैं आपके फेस पर। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में, लेकिन जब जो हम ध्वनियाँ ये मुंह से निकालते हैं, इनको जब हम चिन्हित रूप में, चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हमने उन्हीं चीज़ों को बोला, राम जाता है, मैंने ये बात अपने मुंह से बोली, तो ये ध्वनि निकली कि राम जाता है। अभी यही चीज़ मैं बोर्ड पे लिख दूँ राम जाता है, नॉर्मली मैं लिख दूँ राम जाता है, तो ये क्या है, ये जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया, इनको एक चिन्ह दे दिया, इनको एक स्थान दे दिया, तो ये लिखित हो गया। क्लियर? आ गया ये। फिर कहा जा रहा है,
भाषा के इस प्रतीक का मतलब सिंबल होता है ना, चिन्ह होता है, कि रूप की शिक्षा, प्रतीकों को पहचान करना, उन्हें बनाने की क्रिया और ध्वनि का लिपिबद्ध करना ही लिखना होता है। कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ध्वनि को कैसे लिपिबद्ध करते हैं, ये सब लिखने के अंतर्गत आता है। क्लियर? आगे आइए, बात करते हैं लेखन शिक्षण के उद्देश्य। आपको प्रश्न बनेगा लेखन शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ऐसे प्रश्न आएगा, आपको पॉइंट करके 2 उद्देश्य लिखने होंगे। चलिए, लेखन शिक्षण का अर्थ जानने के पश्चात यह जरूरी हो जाता है कि हम लेखन शिक्षण के उद्देश्य को पहले ये जानें कि आखिर मोटो क्या है। ठीक है, चलो पहला देखो, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त कर सके। ये जो उद्देश्य है बच्चे को लिखना सिखाना, उसका एक उद्देश्य ये है कि आप पहले सोच रहे हो, क्योंकि हम कोई चीज़ सोचते हैं, हमारे मन में आता है, फिर हम बोलते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं, लास्ट में होता है। ठीक है, तो सोचा, उस पर निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की, उसके उपरांत भाव को अपने क्रमबद्ध किया, फिर जाके उसको हम उस रूप में व्यक्त करते हैं। तो लिखने वाला काम हम एट द लास्ट में ही करते हैं हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सुपाठ लेख लिख सकें, ताकि मतलब एक अच्छे से सुलेख वगैरह लिख सकें। एक उपरांत ये भी सिखाया जाता है कि बच्चे कम से कम उन्हें लिखना आना चाहिए, वो लिखने से अवगत रहें और भली भांति लिख सकें। शुद्ध शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकें, ध्वनि सही निकलेगी, अगर उच्चारण सही करेंगे तो लिखेंगी भी वो सही, इसलिए कहते हैं कि सही वर्तनी करनी चाहिए, सही उच्चारण करना चाहिए। अगर सही वर्तनी आप उच्चारण करोगे तो वर्तनी अपने आप सही हो जाएगी। चलिए देखिए फिर फोर्थ यहाँ पर क्या है, ध्वनि, ध्वनि समूह, शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि का ज्ञान होगा। आप जब सिखाएंगे पहले बोलना फिर लिखना, तो ध्वनि के बारे में बताएंगे, ध्वनि समूह के बारे में बताएंगे, शब्द से उनको अवगत कराएंगे, मुहावरे सब कुछ उनको बताएंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ लिखना आना चाहिए। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग, विराम चिन्ह क्या है, कहाँ पर इनका प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें भी आप उनको बहुत ही क्लियर तरीके से बताएंगे, ताकि वो जो चीज़ लिख रहे हैं या जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही रहे, शुद्ध रहे, गलत ना हो, उसका अर्थ निकले। आगे चलिए, अनुलेख, अतिलेख, श्रुतलेख, ये मतलब सुलेख, आलेख, ये सब कुछ भी उनको लिखना आना चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य रहते हैं जिसको हम एक निर्धारित मानदंड पर पहले से रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, व्याकरण, समस्त भाषा का प्रयोग करने, व्याकरण का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह कहीं पर लगाना है, पूर्ण विराम कहीं लगाना है, कौन सा कहाँ पर लगाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, तो ये चीज़ जब आप सही उच्चारण करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास बच्चों को करवाएंगे बार बार, तब उनको व्याकरण का ज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब लड़की है तो क्या लगाना है, लड़का है तो क्या लगाना है, सब कुछ ध्यान रखना। राम जाती है थोड़ी कहेंगे, राम तो जाता है, क्योंकि लड़का है, तो किसके साथ क्या चीज़ जोड़नी है, क्या वर्ब करना है, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ग्रामर के रूल में है, हम जब पढ़ेंगे बताएंगे तभी बच्चों को आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है शब्दों में वाक्यांशों, वाक्यों का जो क्रम है, शब्द फिर है, फिर वाक्यांश है, फिर उपवाक्य है, इनके बारे में बताना, पहले कौन आता है, किसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में उनको समझाना। नेक्स्ट 9, विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन, तो वो अलग अलग रचना वाले, जैसे ऋण, यौगिक, ये सारे उद्देश्य विदेश तत्सम तत्वों के शब्द हैं, उनसे उनको अवगत कराना, बताना। अभिष्ट सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं, कुछ सामग्री हो, मतलब पेन पेंसिल ये सब कुछ चीज़ होनी चाहिए लिखने के लिए, करने के लिए। क्रमबद्ध बनाए, मतलब पहले का आएगा, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा, तो ये क्रमबद्ध, उनको वो वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, किसके बाद क्या आता है, पहले क्या, उनको ये याद होनी चाहिए। जब याद होगी, वो उच्चारण सही करेंगे तभी उसको वहाँ पर लिखेंगे। भाव की दृष्टि अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता ला सकें, भाव कुछ होने चाहिए, लेकिन जब हम लिखते हैं, देखिए हमारे मनोभाव दूसरे टाइप के, बाद दूसरे टाइप का मतलब है कि मनोभाव बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उनको हम कॉपी पे पेन पे लिखते हैं तो वो छोटे रूप में आ जाते हैं। तो उनको लिखना सिखाना चाहिए कि कैसे आपको मतलब अभिव्यक्त करना है। 13 पॉइंट, विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीकी का विविध पालन करने, जो नए समय में अलग अलग रूप आ रहे हैं, तो टेक्निक आ रही है, उनका पालन करने में समर्थ हो, कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे बतानी है, या ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वह लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति को कर पाने में सक्षम, उन्हें इस लायक बनाना कि वो अलग अलग जो अभिव्यक्तियाँ हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो 14 पॉइंट बता दिया आपको। आगे आइए, चलिए, तो ये 14 पॉइंट मैंने लिए था, आपको आएगा प्रश्न की लेखन शिक्षण के उद्देश्य, कोई 2 उद्देश्य, कोई 4 उद्देश्य, तो आप ये वाला ले लीजिएगा 1, आप ये दूसरा ले लीजिएगा 2, ठीक है, आप ये तीसरा ले लीजिएगा 3, ये 4 ले ले, कम से कम आप वो 2 बोलता है तो आप 5 जरूर लिखिए। ठीक है, ये 5-6 जो छोटे छोटे हैं, जो आपको याद करने में आसानी हो और आप एग्जाम टाइम में याद कर सके, याद रख पाए, उन्हीं को आप यहाँ पर ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक? चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। लेखन शिक्षण के गुण देखते हैं, क्या क्या इनके गुण आते हैं। पहला पॉइंट, लेखन सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होना चाहिए। ये आपको लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। विशेषता के तौर पर पूछ लिया जाएगा, इस बात से अवेयर रहिए कि प्रश्न बनेगा आपको 2 नंबर का, 100% बनेगा, हर बार आता है। तो लेखन सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सुडौल होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। उसमें प्रभावशीलता और क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए। प्रभावशीलता मतलब समझ में आना चाहिए ना कि हाँ इतनी स्टोरी हो गई, उसके बाद की बाकी की स्टोरी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। विषय शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेद में विभाजित, मतलब आप जो चीज़ मतलब बढ़ा रहे हो या कोई चीज़ लिखी है बताए, जैसे कोई वो होता है ना, पैराग्राफ होता है, कोई निबंध होता है, तो वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है ना कि पहले क्या बताना है, फिर क्या, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका वो सब कुछ डिवाइडेशन के तौर पर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, वरना सब उसी में एकदम मिक्स हो, एंडिंग आगे हो, बीच वाला पीछे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा और शैली भी प्रभाव उत्पादक हो, मतलब अच्छी हो, सही हो, उसका एक प्रभाव पड़े, वो सही तरीके से रहे, मतलब जो ना आप जो चीज़ लिख रहे हो उसका एक प्रभाव पड़ना चाहिए कि हाँ वहाँ पे एक्चुअल में क्या बात लिखी गई है। भाषा व्याकरण सम्मत हो, भाषा जो लिखी गई है उसमें व्याकरण का उचित प्रयोग किया गया हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और प्रभावोत्पादक हो, मतलब जो अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं वो छोटे तौर पर हो, ये नहीं कि वो पूरी एक किताब के तौर पर हो। ठीक है, आप निबंध लिख रहे हैं तो मैक्सिमम 2 पेज आपका निबंध ओवर हो जाना चाहिए, नहीं तो 3-4 पेज में जाए। तो वही है कि जो आप बता रहे हो वो छोटा हो, संक्षिप्त हो, पढ़ने में भी आसानी हो, पढ़ने मतलब भी बोर ना हो, उसको अच्छे से पढ़ ले, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ तक इतनी बातें मैंने आपको क्लियर बता दी। आइए देखते हैं फिर यहाँ पर है लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ, विधियाँ, तरीके, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ध्यान से एक एक को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको प्रश्न बनेगा लेखन शिक्षण की जो विधियाँ हैं, कोई 2 विधियों का नाम बताइए, आपको ऐसे प्रश्न आएगा। या तो आपको प्रश्न आएगा, पहली विधि है मांटेसरी विधि, आपको प्रश्न आएगा मांटेसरी विधि क्या होती है, मांटेसरी विधि से आप क्या समझते हैं, मांटेसरी विधि का अपने शब्दों में बताइए, मांटेसरी विधि से क्या अभिप्राय है। ऐसे प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के प्रश्नों में, आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्रविधियाँ, ये चैप्टर इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चलिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि जो यहाँ पर है, एक मैडम है, ठीक है, मारिया मांटेसरी, जिन्होंने विकलांग बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोध किया, कार्य किया, बहुत कुछ बताया, इंद्रियों पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। ये आप सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तब मारिया मांटेसरी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको लिखने में एग्जाम के लिए आएगा, तो वहाँ पर जब आपको पढ़ाऊंगे तब इनके बारे में बताऊंगी। उन्हीं की ये विधि है, उन्हीं के नाम पर ये बन गई कि मांटेसरी विधि का आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बताती हूँ आखिर ये इनकी विधि जो है ये है क्या। मांटेसरी जी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया, क्योंकि लिखना सिखाने के लिए आँख बहुत ज़रूरी है, कान भी बहुत ज़रूरी है और हाथ भी। इनका उचित प्रयोग पर उन्होंने वर्क किया। उनके अनुसार बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बनी अक्षर पर उंगली फेरने को कहा जाए। ये क्या की, काखा गागा, ठीक है, लेकर उसको कटवाई, चाहे वो लकड़ी का बनवाई या गत्ते का बनवाई या प्लास्टिक का बनवाई। उसके बाद ले आकर उन बच्चों को दे दी, फिर बच्चों से क्या की, उंगली उनकी पकड़वा कर उनके ऊपर चलवाई। उन्होंने का के ऊपर बच्चों की उंगली को फिरवाया, का के ऊपर, खा के ऊपर, सारे ऐसे वर्णों के ऊपर। उससे क्या हुआ, बच्चे पहचानने लगे कि ये का है। जिसके पास मतलब इन्होंने विकलांगता पर, जो अंधे बच्चे थे उनके ऊपर ज़्यादा काम किया था, इसीलिए इस विधि का इन्होंने प्रयोग किया और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी ये विधि रही, इसकी वजह से बहुत विख्यात भी हुई। उन्होंने पेंसिल को उन्हीं अक्षर पर घुमाना, पहले इन्होंने पेंसिल नहीं दी, पहले उनकी जो उंगली थी उनकी उंगलियों को पकड़ा और उसके ऊपर का के ऊपर फिरवाया, खा के ऊपर फिरवाया। उसके बाद लास्ट में जाके मतलब जब बच्चे सीख गए तब उन्होंने पेंसिल पकड़ाई कि अब बच्चों पेंसिल पकड़ो। पेंसिल पकड़ने के बाद भी लिखवाया नहीं, उन अक्षरों पर बस घुमाया एक प्रकार से कि अब अपनी पेंसिल को पकड़ के जो आपको ये दिख रहा है या जो आपके सामने ये वर्ण दिया गया है इस पे आप पेंसिल को घुमाओ। तो प्रायः पेंसिल रंगीन होनी भी चाहिए, इन्होंने कहा पेंसिल भी रंग बिरंगी,
एक शकला का बुम की पेंसिल आती थी बहुत साल पहले, आपको याद होगा, उसके ऊपर शकला का बुम का वो वैसे उसका मुंह बना रहता था, बड़ी सी आती थी, सब बच्चे बहुत शौकीन होते थे, लेते थे। ठीक है। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए, इसी प्रकार बालक अक्षर के स्वरूप से परिचित होकर लिखना सीख जाता है। फिर ये विधि काफ़ी अच्छी थी क्योंकि जो कटे हुए गत्ते के लकड़ी के चित्र थे, काखा गागा वगैरह बहुत सुंदर थे, काफ़ी खूबसूरत थे, रंग बिरंगे थे। बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो बच्चे उस पर करते थे, और अच्छी अच्छी पेंसिल आती थी तो उस पर लेके मतलब कार्य करते थे। उनका कहना था कि आप जब सिखा रहे हैं तो जो उनके मन को भाए आप वो सारी चीज़ें लेकर उनको सिखाइए तो वो सीख जाएंगे। ठीक है। तो मारिया मांटेसरी की ये विधि आप समझ के, प्रश्न आएगा, हर बार आता है, आएगा, इम्पॉर्टेंट है, इनकी इस विधि से अवगत रहिएगा, 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक विधि है रूपानुरेखानुकरण विधि। रूप रेखा अनुकरण विधि, ये क्या है? इस विधि में देखिए जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो हम बताएंगे और भी विधियां बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बोल देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आ सकती है बट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट वो होती है जो मल्टीपल टाइम आई हुई है, तो ये एक बार शायद पूछी गई है, वो भी 2016 का दूसरा पेपर हुआ था तब। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट या चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देते हैं। बिंदु को रखते हुए वो शब्द या वाक्य को लिख देते हैं, और उन निशानों पर पेंसिल लिखने के लिए बोला जाता है कि आप पेंसिल से उस पर लिखो जिससे शब्द या वाक्य उभर आए, और इस प्रकार के अभ्यास के माध्यम से वर्ण को वो लिखना सीख जाते हैं। तो ये एक विधि और थी, इसीलिए रूपरेखा अनुकरण है इसमें, रेखानुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है कि पीछे पीछे चल के वही हूबहू चीज़ आप भी करो। तो श्यामपट्ट पे या स्लेट पे या चौक से या पेंसिल से किसी भी चीज़ से उस पर लिख बिंदुओं से उसको बनाते थे, सिर्फ वो बिंदी बिंदी रहता था और कहते थे कि उस पर मतलब अपना चढ़ाओ या कार्य करो। तो एक विधि ये थी जो करवाई जाती थी। ठीक है, आगे आइए, दो विधि बता दिया, नेक्स्ट देखिए तीसरी, स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये विधि क्या होती है? शिक्षक इस प्रविधि में श्यामपट्ट अभ्यास पुस्तिका स्लेट और अक्षरों को लिख देते थे श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर, और अभ्यास पुस्तिका जो होमवर्क की कॉपी होती थी वो या स्लेट पर अक्षर को लिख देते थे, और कहते हैं कि इन अक्षर को देखकर स्वयं नीचे उतार के लिखे। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं कि होमवर्क मिलता है तो उनको एक कॉपी में ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, वो बेचारे ए बी बी करके उतारते हैं कि नहीं उतार, सबने उतारा, सबने यही सबने किया है, इसी स्टेज से हम सब भी गुजर के आए हुए। तो सिखाया जाता था हमको भी। आज देखिए यही कितना टाइम का चेंज हुआ कि हमने कभी इसी विधि से सीखा था और आज हम यही विधि पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इस विधि से आगे चल के टीचर बन के पढ़ाना है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम इस तरह करते थे। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से फिर लिखना धीरे धीरे करके सीख जाते हैं, उनको अक्षरों का भी ज्ञान हो जाता है, बखूबी वो लिखने लगते हैं। ठीक है, आइए, ये विधि इंपॉर्टेंट है, जैक्टॉड विधि, ये आती है 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। जैक्टॉड विधि से आप क्या समझते हैं? जैक्टॉड विधि के बारे में बताइए। देखिए, इस प्रणाली विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिख देते हैं। शिक्षक जो है बच्चों के द्वारा, बच्चों ने जो पढ़े हुए वाक्य, बच्चों ने जो वाक्य को पढ़ा उनको टीचर वो स्वयं लिखने के लिए देते हैं। ठीक है, पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखने के लिए देते हैं। एक एक शब्द अध्यापक द्वारा लिखित शब्दों से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं, और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने का कहता है। मतलब देखिए क्या होता है कि बच्चे कोई शब्द है या कोई स्टोरी है, कोई पोएम, उसको पढ़ते हैं, उनमें जो शब्द कठिन रहते हैं या जो शब्द आते हैं टीचर उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। फिर कहते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया, अब जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया उसको आप देखकर पढ़ो भी और लिखो भी। तो बच्चा उसको अपनी कॉपी में लिखता है। लिखने के बाद जब एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, फिर टीचर कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोगों ने लिख लिया, अब एक काम करो, ब्लैक बोर्ड को साफ कर दिया उन्होंने, कहा कि अब यही शब्द जितने आप लोगों ने लिखे हैं इनको आप दूसरे पेज पे बिना देखे लिखो। तो ये है जैक्टॉड विधि। ठीक है, इनका अपना देखिए हर लोगों ने अपनी अलग अलग विधि का प्रयोग किया है, बहुत कुछ अच्छी रही है, कुछ नहीं अच्छी रही है, लेकिन आता है प्रश्न इसलिए हम आपको बताएंगे। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया है, मुझे उम्मीद है मैं उन्हीं लोगों के बात कह रही हूँ कि जो ना किए हों कर दें। चलिए, ये भी अनुकरण विधि भी 5वीं विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है।
5वीं विधि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये अनुकरण विधि है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आती है, ध्यान रखिएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, हूबहू वही चीज़ करना। क्या है ये जानते हैं। इस विधि के माध्यम से सामान्यतः विद्यालय में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए मेनली सभी स्कूलों में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में शिक्षक स्लेट होना चाहिए, स्लेट या श्यामपट्ट पर वर्ण को लिख देते हैं और उसका अनुकरण जो है छात्र वैसे का वैसे ही सेम हूबहू कर लेते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षक के हाथ के परिचालन को देखकर उसका अनुकरण वैसे ही स्लेटों पर नकल कर लेते हैं। सुलेख की पुस्तिका में पहली पंक्ति लिखी होती है, शेष पूरा पृष्ठ छात्र अनुकरण द्वारा सीख कर लिखता है। मतलब क्या है इसमें, कुछ खास नहीं, ये भी एक अच्छी विधि है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं आता है तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, बच्चे देख देख के उतार दें। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि अनुकरण विधि, वो रूपरेखा वाली विधि, ये सारी विधियाँ सिमिलर हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियली यही है कि ये सच में सिमिलर हैं, बस मांटेश्वरी जी की अलग थी, बाकी सबकी वही वैसे ही हो रही कि स्लेट पर करवा रहे हैं। मांटेश्वरी जी ने उंगली फिरवा कर करवाया था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई और काफ़ी अलग भी लगी। बाकी लोगों ने लिखवाने का डायरेक्ट प्रयास किया, पेंसिल डायरेक्ट पकड़वाई किया, तो है सेम ही, आपको बस नाम याद रखना है, बाकी फिर आपको इसी तरीके से लिखना होगा। अब जैसे अनुकरण विधि है, तो अनुकरण विधि को पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, कोई दिक्कत है। अनुकरण विधि का मतलब याद है। अनुकरण, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे क ख ग लिख दिया, बच्चों ने देखकर उतारा, एक बार 2 बार 3 बार उतारा, सीख गए। रूपरेखा में क्या है, बूंदी बूंदी करके एक छोटे बच्चों की कॉपी एक बुक आती है, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, बुक आती ना, ये जो बिंदी 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 करके बच्चों को होमवर्क मिलता है, ऐसे काका काका की 1 2 की और ABCD की किताब अलग से आती है। जैसे कर्सिव राइटिंग को सिखाने की एक बुक आती है ना, कर्सिव राइटिंग की छोटे बच्चों को सिखाने की बुक आती है, प्राइवेट स्कूल में मिलती है, यूपी बोर्ड में नहीं पता मुझे, वहाँ नहीं मिलती होगी। प्राइवेट स्कूलों में कर्सिव राइटिंग सिखाने की किताब आती है, बच्चे उसको देख के हूबहू जो है चढ़ाते हैं, मैम चेक करती हैं उनकी। और ये जो बूंदी बूंदी आपको अनुकरण वाला था, इसको भी काका काका और ABCD 1 2 ये सब पूरा आता है, बच्चों को देख देख के बूंदी में वो जो है पेंसिल से चढ़ाते हैं। तो ये वो सोचिए, अब बुक बन गई उसकी, तो बच्चे करते हैं आसानी से, ठीक है। आइए, ये भी विधि बड़ी अच्छी है और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि प्रश्न बनेगा। पेस्टोलॉजी की विधि से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, टिप्पणी करिए। क्या है, आइए जानते हैं। इस विधि के द्वारा 3 बातों पर बहुत जोर से ध्यान दिया जाता है, ठीक। पहली बात, पहली विचारणीय विधि बात यह है कि प्रत्येक वर्ण को निम्न आकृतियों के संयोग से बनाने के कारण छोटे छोटे भागों में पृथक करना। देखिए फ्रेंड्स, का बनाना कैसे सीखा आपने, का बनाना कैसे सीखा, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को जो है ऐसे ऐसे लाइन भी खींचने को दिया जाता है, कॉपी में दिया जाता है, वो जिसको सिरो रेखा कहते हैं, ऊपर की लाइन, ये जो है ये क्या है, सिरो रेखा कहलाती है, ठीक है। इसको ऊपर की जो लाइन होती है इसको सिरो रेखा कहते हैं। फिर ऐसे ऐसे भी बड़े खड़ी खड़ी डंडी, खड़ी खड़ी लाइन खींचने को देते थे कि नहीं दे, मिलता है। फिर आपको ऐसे छोटी छोटी जो है बकली, का कैसे बनता है, लाइन खींचो, बकली बनाओ और इधर ऐसे कर देते, गोल गोल सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है, तो गोल गोल बनाने को दिया जाता है, ऐसे ऐसे बनाने को दिया जाता है, एक एक चीज़। तो ये जो पेस्टोलॉजी की विधि है, इनका पहला है कि ये निम्न आकृति को संयोग से बनने वाले कणों को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं, जैसे कि खड़ी टेढ़ी लकीर बनाएंगे, गोला, आधा गोला, उल्टा गोला, ये सब। ये देखिए, ये लंबी लाइन, टेढ़ी लाइन, ये डैश डैश, ये गोली, मतलब भिन्नी अनुसार और अंक वाली, ऐसे ऐसे ही तोड़ देते हैं और ये पहले इसको लिखना सिखाते हैं, इसीलिए ये भी बहुत फेमस है। मारिया जी की तरह ना इनका भी बड़ा नाम है इस वीडियो में, क्योंकि इसका तो किसी ने नहीं किया, सब डायरेक्ट चले गए सिखाने के लिए। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, आपको तो बेसिक से देना होगा ना, बच्चों को आएगा कैसे, ठीक। दूसरा क्या था, इस विधि की दूसरी विधि ये है कि यहाँ पर कठिनाइयों के क्रमानुसार वर्णों का वर्गीकरण। इन्होंने कहा कि जो इसमें कठिनाई हो रही है उनको आप थोड़ा बाद में रखो, आसान वाले को पहले रखो। जैसे हिंदी में इनका जो कार्यान्वयन रहा है, इस प्रकार किया जा सकता है कि ग म न भ छ द्र ड ड़ श ए आदि, इस विधि, ठीक है। मतलब इनको था कि ये देखो, ये सिखाना चाह रहे थे, देखिए हर चीज़ अच्छी तो होती नहीं, कुछ ना कुछ रहता, तो इन्होंने काखा गागा पूरा जैसे एक वर्णमाला का पूरा सेट दिया गया है। ये कह रहे थे कि आप जब सिखा रहे हो तो पहले जो आसान आसान वर्ड बन जा रहे हैं उन बच्चों से, आप वही ले लो,
पूरा क्रम में मत चलो। तो ये इनका अपना सोचने का नज़रिया था कि इन्होंने ऐसा सोचा या ऐसा करना चाहे। ठीक है, बच्चों को सिखाओ, कैसे भी सिखाओ, एटलीस्ट उनको समय आए और वो सीखने का प्रयास करें। एक बार अगर उनका मन लग गया तो वो सीख लेंगे। आगे देखिए, इस विधि में तीसरी बात ये है कि विभिन्न आकृति का वर्ण बनाने के लिए एकीकरण करना। फिर जब आप तोड़ तोड़ के सिखा दिए हो, फिर आप आसान वाला भी सिखा दिए हो, तब काम करो कि जब तोड़ तोड़ के बकुली बना दिए, लाइन खिंचवा दिए, ऐसे ऐसे बनवा दिए, तब का भी तो बनाना सिखा दो। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, रचनात्मक विधि का कार्य करते हुए पहले तोड़ा, फिर उसका वर्गीकरण किया, फिर लास्ट में उसको जोड़ दिया। तो पहले उन्होंने बकली, लंबी पाई, इधर उधर का सब बनाने का, तोड़ तोड़ के सब कुछ बनाना सिखाया। फिर उसके बाद उसको ले आकर लास्ट में जो तीसरी विधि क्या की, एकीकरण कर दिया, मतलब सबको जो है पूरा का जोड़ के सिखा दिया कि बेटा ये का है, का से कबूतर। समझ में आई? आप समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मैंने आज कितना लिया है, संश्लेषण है और मनोवैज्ञानिक है, काफ़ी बड़ा है। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं विश्लेषण विधि की। ये क्या है? विश्लेषण विधि में लेखन, शिक्षण, शब्द, वाक्य, वाक्य शब्द, इन दो क्रमों में चल सकता है। ठीक है, दोनों क्रम को रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता भी ली जाती है। विश्लेषण विधि में थोड़ा चित्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों विधियों को क्रम में रखने के लिए शब्द विधि, फिर वाक्य, फिर चित्र, फिर शब्द विधि, वाक्य चित्र विधि भी कहा जाता है। विश्लेषण विधि को वाक्य चित्र विधि भी कहते हैं। विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण की दृष्टि से काफ़ी अधिक उपयोगी है। ये विश्लेषण विधि जो होती है, जब वाचन बोलने वाला कार्य होता है तब ये ज़्यादा यूजफुल होती है, लेकिन लेखन शिक्षण में अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि लिखने में अक्षर पर विशेष ध्यान करना पड़ता है और संपूर्ण वाक्य का जो आकार है वो विद्यार्थी की दृष्टि से, परिधि से बाहर हो जाता है। लेखन शिक्षण की दृष्टि से ये विधि कठिन है। तो देखिए, ये विधि है एक जो इस्तेमाल बहुत कम प्रश्न बनता है, विश्लेषण का, संश्लेषण का बनता है, इसलिए यहाँ पर ये विधि, इनसे अवगत रहिए। इनमें चित्रों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस लेखन शिक्षण में पहले शब्द से दिखाएंगे, फिर वाक्य दिखाएंगे, फिर वाक्य से इन शब्दों के क्रम में और आगे बढ़ के पूरा कंप्लीट उपवाक्य वगैरह दिखाएंगे। मतलब छोटे से बड़े ये पूरा शब्द, डायरेक्ट शब्द, वर्ण वर्ण की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट शब्द चले जाएंगे। तो ये इनका अपना सिखाने का एक तरीका है। कभी कभी ये उसमें चित्रों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विश्लेषण विधि जो है वो वाचन जहाँ क्रिया होती है वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आइए, संश्लेषण विधि क्या होती है ये जानते हैं। संश्लेषण विधि के अंतर्गत देखिए, पहले वर्ण, यही बोला आपको मैंने, ऊपर भी यही बताया ना कि विश्लेषण में डायरेक्ट शब्द पे चले गए, कुछ सिखाए नहीं, डायरेक्ट शब्द पे जंप कर गए। लेकिन इनमें संश्लेषण में क्या होता है कि वर्ण बताए, फिर शब्द बताया और अंत में वाक्य लिखना सीखा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये छोटे बच्चों के ऊपर लागू भी होती है। आपके पेपर में 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि संश्लेषण विधि से क्या अभिप्राय है, संश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो पहले वर्ण बताएंगे, वर्ण से फिर शब्द बनवाएंगे, फिर वाक्य लिखवाएंगे। यही एक उचित तरीका है, इस हिसाब से सिखाएंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। वर्णमाला से परिचित कराने के बाद वर्ण से मिलकर बनने वाले शब्द को लिखवाना सिखाना, उसके बाद इसी को हम संश्लेषण विधि कहते हैं। और इस विधि में वर्ण, शब्द, वाक्य विधि भी कहा जाता है, क्योंकि पहले वर्ण बताया, फिर शब्द बताया, फिर वाक्य बताया। ये वर्ण 3 प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वर्णमाला विधि के द्वारा निश्चित क्रम में आ, ई, उ या एक सी आकृति वाले, फिर वर्ण एक साथ समूह विधि के द्वारा आ ओ अंक आ, ये वाले। चित्र विधि के द्वारा भी हम इनको कभी कभी आरंभ कर देते हैं और दिखाते, बस एक तरीका है बताने का, रिप्रेजेंट करने का। फिर उसके बाद आ से अमरूद, आ से आम, मतलब आ से क्या क्या बन रहा है वो बताना। चित्र विधि के द्वारा लिखी गई है कुछ बातें, उनको समझाना जो चित्र में बने हुए हैं। चित्र विधि के द्वारा सबसे अधिक रोचक है यह वर्ण का संबंध वस्तु के साथ जोड़कर वर्ण को सार्थक बनाने से। वो छोटे बच्चों की किताब आती है तो कहाँ से कबूतर बगल में बना रहता है, तो बच्चे पहचानते हैं ना, बेटा ये क्या है, कबूतर कबूतर कबूतर। तो बच्चा आसमान में उड़ता हुआ देखता है तो बोलता नहीं कबूतर। गाय को सबसे ज़्यादा, क्योंकि गाय जल्दी दिखती है, तो बोलते नहीं है, इंग्लिश में पढ़ा है काऊ तो बोलेंगे काऊ। गाय देखा, कुत्ता देखा है तो डॉगी, कुत्ता बोलते हैं ना, सब करते हैं। फूल धीरे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं जो उनको अपने लोकल में दिखता है। तो वही चीज़ है। तो ये चित्र वाली जो बात है वही है कि जैसे का बना है तो बगल में कबूतर बना रहेगा, गा बना है तो गा से गमला बगल में बना रहेगा, गाय बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो ये आपकी क्या होगी, संश्लेषण विधि। आइए मैं एक विधि आपको और बता देती हूँ, ताकि आपकी 7 विधियाँ मैंने आज यहाँ पर लगभग ली हुई है, 7 से 8 विधियाँ, कि आपको ध्यान रहे कि इसमें से 3-4 विधियाँ ऐसी हैं जो हर बार आती हैं और आपके पेपर में इस बार भी आएगी, ध्यान रखिएगा। अब मनोवैज्ञानिक प्रणाली क्या है? लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक विधि का भी बड़ा महत्व है। क्या है ये विधि? वर्णमाला के अक्षर
तथा शब्द सीखने के अपेक्षा पूरा वाक्य बोलना लिखना सिखाया जाता है। पहले वर्णमाला के अक्षर बताएंगे, वर्ण से फिर शब्द बताएंगे, फिर उससे वाक्य को पूरा लिखना सिखाएंगे। जब बालक पूरे वाक्य को बोलने लगता है, उनकी कर्मेंद्रिय, उनकी ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, मुंह, ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं 5 मजबूत हो जाने लगते हैं और उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए तैयार किया जाता है। पहले उनको, अभी तो सिर्फ उनको सिखाया जा रहा है, लेकिन पहले थोड़ा 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 करके सिखाया जाता है। बाद में फिर उनको एकदम वो एक परिपूर्ण तरीके से तैयार किया जाता है कि अब ये बच्चे वाक्य को बोलने, लिखने, समझने लायक हो गए हैं। ठीक है, तो ये है मनोवैज्ञानिक प्रणाली। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आपकी ये क्लास यहाँ पर आधे घंटे की क्लास हो गई है, सब कुछ बताया है। अभी इसके ऊपर यहाँ पर फ्रेंड्स बनेगी क्लास। अच्छा, मैंने इसको पूरा हाईलाइट भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, 10 योगा बताएंगे। अभी भी 2-3 टॉपिक है जो इससे बचा है, आपको एक क्लास इसकी और मिलेगी। फिर आपका ये हिंदी पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट, हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप लोग हिंदी का पूरा सिलेबस चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी दिया गया, आपके पास भी होगा। क्या हिंदी में कोई टॉपिक बचा है जो मैंने नहीं बताया है? अगर नहीं बताया है तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उस टॉपिक से अवगत कराएं कि मैंने आपको नहीं बताया है। तो मैं आपको ये चैप्टर 6 ओवर करने के बाद पहले वो टॉपिक बता दूंगी, तब हिंदी ओवर करेंगे। फिर हम अगले, आज है वैसे भी 22 तारीख, तो आपका दिसंबर में हिंदी और संस्कृत टारगेट लेके चल रही होगी, ख़त्म कर दूंगी। बाकी का नेक्स्ट में करवाऊंगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अरुण सर के पास मत जाइएगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, उनको कोई भी जानकारी डिलीट की नहीं। मैंने बस उनको रखा है कि मैं आप लोग को वहाँ पर टाइम नहीं दे सकती हूँ, तो वो उनको वहाँ पर सिर्फ बताने का, हेल्प नोट्स देने के लिए रखा है मैंने। मेरे साथ काम करते हैं, बाकी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो उनसे जो मुझसे पूछते हैं वही उनको जानकारी रहती है, बाकी उनको आपके एग्जाम से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ उनके पास कमेंट बॉक्स वहाँ जाके मत पूछा करिए। जो पूछना है मुझसे यहाँ पर पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ उन्हें परेशान मत किया करिए, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, जो पूछना है मुझसे यहाँ पर पूछिए। उन्हें कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं है, वो डीएलएड बैकग्राउंड के नहीं हैं। ठीक है, उनका टीचिंग का लाइन कोई है ही नहीं है, तो उनको कुछ जानकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, लाइक करके जाइए, आपके लिए कार्य हो रहा है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से कार्य बनता है कि आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करें। चलिए, कैसी रही क्लास बताइएगा अपने फीडबैक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट में। 5 बजे आपकी क्लास फिर होगी संस्कृत की, जहाँ पर शब्द रूप के बारे में या जैसा भी रहेगा आपको बताया जाएगा। तो अपनी क्लास को 5 बजे आकर सेम टाइम पर अटेंड करिए। मुझे सारे लोग मिलने चाहिए, जो यहाँ पर अभी आए हुए हैं वो सारे लोग मुझे वहाँ पर भी मिलने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम वैसे भी 1 हफ्ते बाद क्लास हो रही है, तो अब अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, काफ़ी यूजफुल है, ध्यान से रखिए। बाय बाय, टेक केयर।